हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो जैसा कि आप जानते ही है कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो क्लास 12 सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक की सीरीज चली है, जिसमें मैं आज आपको कवर कराऊंगा चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, यानी कि पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट 1 को और पार्ट 2 आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ इस लेसन के पार्ट 1 को। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 5 सोशियोलॉजी चैप्टर कंटेंट लिस्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा कंटेंट है वो पार्ट 1 से रिलेटेड है, जिसके अंदर मैं कुछ ये टॉपिक को कवर कराऊंगा और पार्ट 2 जो आप देख रहे हो आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक चीज बता दूं कि लास्ट जो हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे, जिसके अंदर मैंने आपको परिवार, जाति, जनजाति और बाजार जैसी सामाजिक संस्थाओं के बारे में बताया था, तो इस चैप्टर के अंदर उसी से रिलेटेड यानी समाज के अंदर फैली असमानता यानी जिसे हम विषमता कहते हैं और बहिष्कार के बारे में अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सामाजिक असमानता। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सामाजिक असमानता यानी विषमता। देखिए, विषमता का मतलब ये होता है इनइक्वालिटी, तो आप कंफ्यूज मत होना इस शब्द को लेकर। तो देखिए, जो लोग भारत में जन्मे और पढ़े लिखे वो जानते हैं कि सामाजिक विषमता और बहिष्कार जो है वो जीवन का एक वास्तविक हिस्सा है। हमने देखा होगा कि गलियों में, बाजारों में या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो भिखारी होते हैं वो भीख मांगते हैं। हमने छोटे बच्चों को घरेलू नौकर, भवन निर्माण के काम में काम करते देखा है। सड़क के किनारे बने ढाबों पर, चाय की दुकानों पर सफाई करने वाले और काम करने वाले के रूप में हम देखते ही रहते हैं। और हम इन छोटे बच्चों को, जो कि नगरीय मध्य वर्ग के घरों में घरेलू नौकर के रूप में काम करते हैं और अपने से बड़े बच्चों का स्कूल का बस्ता भी ढोते हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हम क्या होते हैं, सरप्राइज नहीं होते, क्योंकि हमारे लिए ये क्या होता है कि आम बात सी लगती है, सामान्य बात सी लगती है। फिर चाहे हम देख सकते हैं समाज के अंदर कुछ तबके वर्गों को असमानता का भी सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है, एक सामान्य बात है जो कि हमने ही समाज के अंदर पैदा की है। तो इसी कारण ये जो टॉपिक है सामाजिक असमानता, तो इसी से रिलेटेड आपको कुछ चीजें समझनी जरूरी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति को हम सामाजिक विषमता कहते हैं। सामाजिक विषमता प्राकृतिक भिन्नताओं की वजह से नहीं, बल्कि उस समाज द्वारा उत्पन्न होती है जिसमें हम रहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि हमारे देश में, भारत में सामाजिक विषमताओं और बहिष्कार के कई स्वरूप हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे उदाहरण की बात की जाए तो जाति पर आधारित भेदभाव, आदिवासियों तक सुविधाओं का ना पहुंचना, पिछड़े वर्गों के साथ भेदभाव, स्त्री और निम्न वर्गों की निर्योग्यताओं तथा अंत में सक्षम व्यक्तियों के संघर्ष। तो ये सारी विषमताएं हम अपने समाज में देख सकते हैं। प्रत्येक समाज में हर व्यक्ति के पास सामाजिक परिस्थितियां एक समान नहीं होती। समाज में कुछ लोगों के पास तो धन, संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सत्ता और शक्ति जैसी सुविधाएं ज्यादा होती है, तो वहीं जब दूसरी तरफ बात की जाती है तो दूसरे कुछ लोगों के पास इनका क्या होता है, अभाव होता है। और साथ ही कुछ लोगों की तो स्थिति ऐसी होती है जो कि मिडल की होती है, यानी बीच की होती है। तो आप समझ सकते हैं कि समाज के अंदर जो असमानता फैली है वो किन की देन है, यानी ये हमारी ही देन है। ये हमने ही सामाजिक असमानता, विषमता को बढ़ावा दिया है और आज के टाइम पे हम ही इस चीज को सामान्य मानते हैं, जो कि एक गलत बात है। देखिए, आगे जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वो काफी सिंपल सा है, तो इसका नाम है सामाजिक स्तरीकरण। तो देखिए, यह वह व्यवस्था होती है जो एक समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले समूह का उच्च में या फिर निम्न में, या यूं कहा जाए छोटे में या बड़े में, इनके आधार पर अलग अलग स्तरों में बांटती है और इस प्रक्रिया को हम सामाजिक स्तरीकरण का नाम देते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि सामाजिक स्तरीकरण में अलग अलग वर्गों की असमान स्थिति होती है। किसी की सबसे उच्च होती है तो किसी की सबसे कम होती है, तो किसी की सबसे ही ज्यादा निम्न होती है। सामाजिक स्तरीकरण जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जनरेशन बाय जनरेशन चलता ही रहता है और यह परिवार और सामाजिक संसाधनों की एक पीढ़ी से अलग पीढ़ी में उत्तराधिकार के रूप में मजबूती से जुड़ा ही रहता है। क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण जो होता है वह लोगों के विश्वास और विचारधाराओं के द्वारा इसे समर्थन मिलता रहता है, जो कि समाज में ये मौजूद रहते हैं। तो लोगों के बीच में असमानता ऑब्वियसली हमें देखने को मिल ही जाती है। तो ये कुछ सामाजिक स्तरीकरण का कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आप इसके बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आगे जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वो भी आपके लेसन के नाम के साथ जुड़ा है, जिसका नाम है सामाजिक बहिष्कार। बहिष्कार मतलब होता है बॉयकॉट। तो देखिए, बॉयकॉट यहाँ पर कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सामाजिक स्तर पर। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। तो देखिए, सामाजिक बहिष्कार वह ढंग है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति या अथवा समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है, यानी कि उन्हें अलग रखा जाता है। बहिष्कार उन सभी कारकों की तरफ ध्यान दिलाता है जिनसे उस व्यक्ति या समूह को उन मौकों से वंचित किया जाता है जो और जनसंख्या के लिए खुले होते हैं।
व्यक्ति को क्रियाशील तथा भरपूर जीवन जीने के लिए मूलभूत जरूरतों जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान के साथ और जरूरी चीजें तथा सेवा जैसे कि बैंक, यातायात के साधन, शिक्षा इत्यादि की भी आवश्यकता होती है। सामाजिक भेदभाव अचानक नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक तरीके से होता है जो समाज की संरचनात्मक विशेषताओं से जुड़ा हुआ होता है, या यूं कहा जाए उनका नतीजा होता है, क्योंकि समाज के अंदर हम ही ऐसी बहिष्कार चीजों को बढ़ावा देते हैं, यानी कि लोगों के बीच में असमानता का व्यवहार करते हैं। जैसे कि हमने जाति के संबंध में पढ़ा था, हमने सामाजिक स्तरीकरण के संबंध में पढ़ा था, हमने सामाजिक असमानता के संबंध में पढ़ा था। तो ये जो सारी चीजें इंक्लूड होते हैं वो सामाजिक बहिष्कार के अंतर्गत ही आती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो समाज के अंदर असमानता फैली है वो किस कारण, किस हद तक, कितनी आगे बढ़ सकती है, बढ़ती जा रही है। आगे जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उसका नाम है जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था। तो देखिए, जाति से संबंधित मैंने चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 1 में सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आइए जानते हैं इसके अंदर जाति से संबंधित हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जाति व्यवस्था जन्म से निर्धारित होती है, ना कि मनुष्य की स्थिति से। बिल्कुल ये सच बात है। अगर भारत का आप इतिहास उठा के देखोगे तो भारत के अंदर जो जातीय व्यवस्था है वो जन्म से ही तय होती है, यानी निर्धारित की जाती है। उदाहरण की बात की जाए, जैसे अगर आप ब्राह्मण जाति में पैदा हुए हैं तो आपको ब्राह्मण का टैग दे दिया जाता था, यानी कि आपकी जो पहचान है वो ब्राह्मण से जानी जाएगी, ना कि आपकी स्थिति से। और इसी तरह जैसे अगर आप निम्न जाति में पैदा हुए, यानी कि शूद्र वाली जाति में, जिसे आज के समय हमें दलित भी कहते हैं, तो आपको एक पहचान बन जाती है कि आप दलित जाति से ही संबंधित है। हालांकि ये चीज़ें जो है आज के टाइम में कम हो गई है, लेकिन अगर आप भारत का इतिहास देखोगे तो आपको जातीय व्यवस्था कुछ इसी प्रकार की देखने को मिलती थी। और साथ ही जातीय व्यवस्था व्यक्तियों का व्यवसाय भी निर्धारित करती थी, यानी अगर आप कुमार की जाति में पैदा हुए हो तो आपका जो पेशा है वो कुमार से संबंधित ही माना जाएगा। और इससे सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां भी एक दूसरे के समान ही देखने को मिलती थी, यानी समाज के अंदर जो आपकी पहचान होती थी वो आपके काम के नाम से ही जानी जाती थी। तो इसी कारण जातीय विषमताओं को, यानी असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कुछ नीतियां अपनाई गई थी। आइए जानते हैं कि वह कौन कौन सी। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियम। तो देखिए वो कौन से रूल थे। तो देखिए इसमें क्या कहा गया था कि केंद्र सरकार ने नए प्रकार के कानून बनाए जिसमें जातीय निर्योग्यताएं खत्म कर दी गई और इससे जातीय अंतर भी कम देखने को मिला। दूसरा है ग्रामीण लोगों के लिए भूमि वितरण। तो देखिए इसमें क्या था कि निम्न जातीय के लोगों को गांव में भूमि वितरित की गई ताकि वह भी अपनी सामाजिक स्थितियों को ऊंचा उठा सके। साथ ही निम्न जातीय के लोगों को कम ब्याज पर तथा आसान किस्तों पर अपना धंधा शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराए गए। तीसरा हम देखते हैं निवास स्थान में सुविधाएं। तो इसमें क्या था कि ग्रामीण लोगों की बस्तियों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रबंध किया गया तथा उन्हें कई प्रकार की सुविधाएं भी मुहैया कराई गई, जैसे साफ सफाई से रिलेटेड सारी चीजें। फिर चाहे उदाहरण के तौर पे शौचालय ले लो। चौथा है कृषि उत्पादन में वृद्धि। तो देखिए ग्रामीण लोगों को कृषि उत्पादन के लिए अच्छे बीज, उर्वरक, मशीनें उपलब्ध कराई गई ताकि वह भी अपने कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सके। और जो पांचवा था सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो था सरकार द्वारा आयोजित 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो सरकार द्वारा आयोजित कराया गया था 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम, तो वो कुछ ये टॉपिक थे 20 सूत्री के अंदर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर क्वालिटी कंटेंट, वो भी सिंपल इजी टू ग्रैस्प लैंग्वेज में रेगुलरली हम पोस्ट करते रहते हैं। सो अगर आप भी अपनी स्टडी को लेकर सीरियस है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, ताकि फ्यूचर में कोई आप वीडियो मिस ना कर सके। आगे जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उसका नाम है अस्पृश्यता, यानी कि अनटचेबिलिटी, जिसे हम आसान भाषा में छुआछूत भी कहते हैं। देखिए अगर वर्तमान दौर की बात की जाए तो आज के समय में अस्पृश्यता पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग अस्पृश्यता एक अपराध है, जिसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत पास कर दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि वर्तमान में जो ये अनटचेबिलिटी है पूरी तरीके से अब खत्म हो चुकी है। आइए जानते हैं कि ये होती क्या थी। तो देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज के कुछ निम्न जातियों को अछूत यानी कि अस्पृश्य समझा जाता है, अनटचेबिलिटी कहलाती है। अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए किया जाता था जिन्हें अपवित्र, गंदा और अशुद्ध माना जाता था। ऐसे लोगों को कुओं, मंदिरों तथा सार्वजनिक स्थानों पर जाना या फिर प्रवेश करना क्या होता था, निषेध होता था, यानी बैन माना जाता था। गांधी जी ने इन लोगों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन अगर वर्तमान दौर की बात की जाए तो दलित शब्द जो है अब प्रयोग किया जाता है। दलित का जो अर्थ होता है शाब्दिक, उसका नाम है पैरों से कुचला हुआ। तो भारतीय संविधान 1955 के अनुसार जातीय अस्पृश्यता जो थी उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
आइए जानते हैं इसके कुछ आयामों के बारे में, यानी कंपोनेंट के बारे में। तो पहला है इसका अपवर्जन यानी कि बहिष्कार यानी बॉयकॉट। तो देखिए इसमें क्या होता था कि पेयजल के सामान्य स्रोतों से पानी इन लोगों को नहीं लेने दिया जाता था। साथ ही सामाजिक उत्सव हो गए, समारोह हो गए या फिर धार्मिक उत्सव में ढोल नगाड़े बजाना, इन सब की इनके लिए मनाही हुआ करती थी। दूसरा है अनादर। तो इसमें टोपी या पगड़ी उतारना, जूतों को उतारकर हाथ में पकड़ कर चलना, सिर झुकाकर खड़े रहना, साफ या चमचमाते हुए कपड़े नहीं पहनना, ये सारी इनकी चीज़ें इनके साथ अनादर किया जाता था, यानी इनका एक तरीके से शोषण ही किया जाता था। और तीसरा हम शोषण के बारे में पढ़ते हैं कि उन्हें बेगार करनी पड़ती थी, यानी कि काम करना पड़ता था जिसके लिए उन्हें कोई पैसा भी नहीं दिया जाता था, या यूँ कहा जाए कि बहुत ही कम मजदूरी दी जाती थी। और चौथा है दलित। प्राचीन समय में शूद्र कहा जाता था, तो उनका शोषण किया जाता था। तो ये अस्पृश्यता के कुछ आयाम थे जिसके कारण साल 1955 में कानून के तहत, नागरिक अधिकार संरक्षण कानून के तहत पूरी तरीके से अब खत्म कर दिया गया। हालांकि अगर वर्तमान की बात की जाए तो जो अनटचेबिलिटी है वो पूरी तरीके से तो खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, कुछ तो ऐसी चीज़ें हमें अभी भी देखने को मिल ही जाती है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वो इस लेसन के पार्ट 1 का आखिरी टॉपिक है, जिसका नाम है जातियों व जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम। तो आइए जानते हैं कि सरकारों द्वारा ऐसे कौन कौन से स्टेप लिए गए थे जो कि जातियों व जनजातियों के प्रति जो भेदभाव है उसे समाप्त किया जा सके। तो सबसे पहला था कि अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए राज्य में केंद्रीय विधानमंडल में आरक्षण प्रदान किया गया। दूसरा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। तीसरा, अस्पृश्यता अपराध 1955 जैसे कि हमने पहले पढ़ा था उसे एक तरीके से एक्ट बना दिया गया, यानी कि जो अनटचेबिलिटी है पूरी तरीके से खत्म कर दी गई। और चौथा, जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1850 लागू कर दिया गया। और पांचवा, अनुसूचित जाति व जनजाति अस्पृश्यता उन्मूलन कानून 1989 बनाया गया। और छठा जो था वो था उचित शैक्षणिक स्थानों के 93 संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को आरक्षण प्रोवाइड कराया गया मंडल आयोग के तहत। तो आप समझ सकते हैं कि जाति व जनजातियों के प्रति जो भेदभाव थे उन्हें मिटाने के लिए सरकारों द्वारा कुछ स्टेप लिए गए थे जो कि कुछ इस प्रकार थे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो इसी टॉपिक के साथ हमारे इस लेसन का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ।